नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे का और खबरें देखेंगे विस्तार से। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगिया में अपने निज निवास में आपको बता दें स्थित कैंप कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा था और हम उनके सपने को पूरा करने में प्रतिबद्ध हैं। उनके विचार और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके आदर्शों पर चलते हुए हम एक समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अब किसानों और भूस्वामियों को राजस्व रिकॉर्ड समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने के बजाय आपको बता दें राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया गया है। शिविरों की जानकारी देने के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जाएगी। बता दें, पीसी कर मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत के लिए शुरुआत बलौदा बाजार से की गई है। प्रदेश के 32 जिलों में राजस्व पखवाड़ा शुरू किया गया है। सीमांकन संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए भुइयां सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है। पटवारियों की शिकायत के बाद हर जिले में एक प्रोग्रामर बिठाया जा रहा है। वहीं 143 करोड़ 54 लाख भी विभाग ने जारी किया है, जिसका उपयोग मुआवजे के रूप में किया जाएगा। वर्षा को देखते हुए हमारे राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरे जिले को 143 करोड़ 54 लाख रुपये भेजे गए हैं, जिसमें बाढ़ से प्रभावित मकान क्षति का मुआवजा, आकाशीय बिजली गिरने से हानि, पशु हानि, डूबने से मृत्यु, राहत शिविर, अग्नि दुर्घटना, इन सब में ये राशि का उपयोग किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अंबिकापुर पहुंचे और उन्होंने यहां अधिकारियों की बैठक ली। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान जिले भर के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अफसरों को 2 टूक निर्देश देते हुए कहा कि अब माफिया राज नहीं चलने वाला है। अधिकारी माफिया राज के खिलाफ काम करते हुए गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए काम करें और सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी ध्यान दें। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों पर भी अपनी बात रखी और स्कूल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान देने की भी बात कही है। और इधर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई हार को लेकर अब मंथन जारी है। आपको बता दें, हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक करने पहुंची मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने विस्तार न्यूज से बातचीत की। भंवर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा कि किस वजह से हार हुई है, इसे जानने के लिए अब पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की जा रही है। उनसे 1 to 1 चर्चा कर आगे संगठन को मजबूत किए जाने पर चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों की बैठक को लेकर की जा रही है क्या बैठक? देखिए, अभी 2 दिन की बैठक है। 2 दिन की बैठक के अंदर जो मध्य प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बात करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। क्या बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहेगा? अभी एक बार बैठक शुरू होती है, फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इसके लिए। हाँ जी, ये थे भंवर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि बैठक हारे हुए प्रत्याशियों को लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है, उस हार के क्या कारण है, उन्हीं वजहों को जानने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचे और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक लेने वाले हैं। विस्तार न्यूज के लिए जफर शफी के साथ राकेश, भोपाल। इधर अब बात करते हैं बलरामपुर की, जहां बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर बीजापुरा गांव में मिड डे मील में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। बता दें, 32 साल पहले भूख से मौत की घटना पर देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बीजापुरा गांव पहुंचे थे और एक बार फिर बच्चों को मिड डे मील के नाम पर यहां चावल में घटिया किस्म का दाल मिलाकर खिचड़ी के रूप में परोसा जा रहा है। बीजापुरा के सरकारी स्कूल में सबसे अधिक विशेष पिछड़ा जनजाति यानी पंडो जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं
और आपको बता दें, इसके बावजूद भी स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर छलावा किया जा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम ने जब यहाँ का जायजा लिया तो बच्चे बेहद ही घटिया भोजन करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ महिला समूह के सदस्यों का कहना है कि सरकार से इतना कम पैसा मिलता है कि वे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाने में समर्थ नहीं है। जो कि समूह के द्वारा न दिए जाने के कारण, साग सब्जी न देने के कारण मेरे स्कूल में आज खिचड़ी भात बना है। गुरुजी के बोलते हैं तो कहता है कि सब्जी उब्जी भाई ले आनो, भाई देता नहीं है तो क्या करें गुरुजी। मिलना तो चाहिए सर, सब्जी भी चाहिए, इसमें आलू सब्जी चाहिए, बरी उरी भी चाहिए। समूह वाला नहीं देते होंगे तब तो बता रहे हैं, सही नहीं देवे नहीं करते हैं। ये बात आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है। मैं इसकी कल ही जांच करा ले रहा हूँ, नियमानुसार कार्रवाई कर। ये दिन के अनुसार मेनू है और कॉमनली चावल दाल सब्जी अचार पापड़ ये देने की नियम है कम से कम, और अगर इसका पालन नहीं हो पा रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। और अब आगे बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। विस्तार न्यूज बेहाल लाइब्रेरी की खबर प्रमुखता से दिखा रहा था। आपको बता दें, ये खबर जैसे ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि अंबिकापुर में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण सीएम विष्णुदेव साय की सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। बता दें, अंबिकापुर में लाइब्रेरी के अभाव में परीक्षार्थियों के द्वारा निजी लाइब्रेरी में जाकर परीक्षा की तैयारियां की जा रही थी और इसके एवज में उनसे हर महीने 500 से 1000 रुपए तक फीस लिया जा रहा था। लेकिन गरीब तबके के जो परीक्षार्थी बच्चे हैं, आपको बता दें, उन्हें इस लाइब्रेरियों में पढ़ने में परेशानियां हो रही थी, आर्थिक रूप से कमजोर थे, वो 500 और 1000 रुपए देने में असमर्थ थे। और वर्तमान में अंबिकापुर में जो लाइब्रेरी है वो जर्जर हो गई है, जिसके बाद आवेदन भी दिया गया था और अब इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। गवर्नेंस स्थापित करना और अधिकारी कर्मचारी सबका सम्मान करें। हर कोई काम को नियम विरुद्ध नहीं करना है, लेकिन सबका सम्मान करना है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र, लोकतंत्र में प्रशासनिक तंत्र की भूमिकाएं होती है। इसका भी हम स्पष्ट मैसेज दें। कई स्कूलों का जिनका मरम्मत के लिए विषय आता है, उसको हम पलट कर देखते हैं तो कितने साल पहले बने हैं, तो वो बड़ा दुखद है कि इतने कम समय में बिल्डिंग जर्जर हो जा रहे हैं। फिर भी सरकार प्रयास कर रही है कि 5 साल के माफिया राज से बाहर निकलकर सुशासन स्थापित हो। और कल यानी कि 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में रथ निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राजधानी रायपुर के टुरी हटरी जगन्नाथ मंदिर में 40 साल के बाद नए रथ का निर्माण किया गया है। इस रथ के निर्माण में लगे कारीगर मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। बता दें कि ये जो रथ है, इसका निर्माण पिता और पुत्र ने मिलकर किया है। बीते 2 महीने से इस रथ पर काम किया जा रहा था। इस बार जो भगवान का जो रथ बनाया गया है, आपको बता दें, वो आधुनिक रथ है, जिसपे सवार होकर भगवान अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदाव के साथ नगर का भ्रमण करेंगे। और आपको बता दें, इस पूरे रथ का जायजा लिया है हमारी सहयोगी सुरभि वर्मा ने। नमस्कार, जय जोहार। मैं आप लोगों के साथ सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप लोग। 7 जुलाई को महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाराज जो हैं अपनी मौसी के घर रवाना होने वाले हैं और इसकी तैयारियां जो हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जो है इस बार अनोखा रथ तैयार किया गया है, जो इस बार जो है पावर स्टीयरिंग के साथ बना हुआ है। तो हमारे साथ इसके निर्माता जो है, कारीगर जो है, हमारे साथ शामिल है हबीब जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। हबीब जी, बताएंगे कि कितना समय जो है आप लोगों को लगता है इस रथ को निर्माण करने में? ये रथ बनाने में 1.5 महीना करीब लगा है। हाल ही 15 दिन हुआ है इसको बने हुए। आप भगवान को जो है पावर स्टीयरिंग वाले रथ में सवार करने वाले, इसके पीछे कोई खास कारण? खास कारण ये है कि यहाँ के जो रोड है, रास्ते हैं जहाँ से रथ निकाला जाता है, वो बहुत सक्रिय होता है। उसमें मोड़ने में बहुत तकलीफ होता है, इसीलिए जो है ना इसका स्टीयरिंग का दिया गया है। और श्रद्धालु जो है तेज से उसको धक्का दे देते हैं, तो इसको रोकने के लिए ब्रेक लगाया गया है। इस बार रथ को बनाने में क्या कुछ अलग आप लोगों ने किया है? क्या लकड़ी जो है इसमें आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए? इसमें अधिकतर सराई लकड़ी लगा है 80% करीब, और 20% जो है इसमें नीम का लकड़ी लगा है। और
बाकी सब जो है डिजाइन बना हुआ है, वो कुछ कुछ सागौन का भी लगा है। बता दीजिए कहाँ पे भगवान विराजमान होने वाले हैं? यहाँ पे मूर्तियाँ रहती हैं, 3 मूर्ति रहते हैं। नाम तो खैर उतना मैं जानता नहीं भगवान जी का। यहाँ पे लाइन से 3 मूर्तियाँ रहेंगी, यहाँ पे भी रहेंगे। यहाँ जो पुजारी जो होते हैं मेन, यहाँ पे एक बैठेंगे, एक वहाँ बैठेंगे, और भी सहयोगी रहते हैं श्रद्धालु वहाँ पे, तो ये सब यहाँ बैठेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी है भगवान श्री जगन्नाथ को रथ में बिठाने की। आधुनिक युग में भगवान श्री जगन्नाथ जो है आधुनिक रथ में इस बार सवार होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और कल महाप्रभु भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। वहीं कांकेर में 92 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भगवान जगन्नाथ टेंट में विराजमान होंगे। बताया जा रहा है कि जनकपुर वार्ड स्थित गुंडीचा मंदिर जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से भगवान वहां विराजमान नहीं हो सकते। पिछले 3 सालों से भगवान अपने रथ की ओर से सवार होकर अपने मंदिर में ही एक स्टोर रूम में 10 दिन बिता चुके हैं, लेकिन इस बार वार्डवासियों के आग्रह पर भगवान फिर से अपनी मौसी के घर जनकपुर पहुंचेंगे। लेकिन इस बार भगवान को 10 फीट, आपको बता दें 10 दिन टेंट के नीचे बिताना होगा। मंदिर नहीं बनने के पीछे मंदिर समिति प्रशासन ने उदासीनता रवैया का हवाला दिया है, जिसके कारण अब तक मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में 7 जुलाई से भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी, जहां हजारों की संख्या में भक्तगण जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि जगन्नाथ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। यात्रा को लेकर भगवान के आकर्षक वस्त्र भी बनाए गए हैं। वस्त्रों के निर्माण कार्य में मेक इन इंडिया के तहत सामग्री का उपयोग किया गया है। ऐसे में भगवान के वस्त्र और आभूषण बनाने वालों से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। महाकाल की नगरी में जगन्नाथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां इस्कॉन मंदिर में जोरों शोरों से की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वस्त्र बनाए जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के और सुभद्रा जी के, जो आकर्षक तरीके से जो वस्त्र डिज़ाइन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वस्त्र बनाए गए जो जगन्नाथ भगवान जी को 7 जुलाई को यहाँ पर पहनाए जाएंगे। उसको लेकर मेक इन इंडिया का ध्यान रखते हुए मेक इन इंडिया के तहत जो जो आइटम्स वस्त्रों में लगते हैं उसके यहाँ पर कारीगरों के द्वारा, यहाँ के पुजारियों द्वारा यहाँ पर ड्रेस बनाई जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर पूजा अर्चनाओं के बाद यहाँ पर वस्त्र बनाए जाते हैं और कितने मनमोहक तरीके से वस्त्रों को डिज़ाइन किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जो बनाने वाले उनसे बात करते हैं। जगन्नाथ जी के लिए वस्त्र तैयार किए गए हैं, कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या इसमें सामग्री का उपयोग करते हैं? इसमें हम लोग 25 दिन से काम कर रहे हैं और ये जगन्नाथ के कपड़े और 8 कारीगर मिलके 25 दिन से और 10 घंटा सेवा दे रहे हैं बराबर। हमारे साथ इस समय इस्कॉन मंदिर के जो पीआर है उनसे भी जानते हैं। पंडित जी, कहीं ना कहीं इस बार जगन्नाथ यात्रा का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, तैयारियां अंतिम चरण में, क्या कहें? तैयारियां जोरों से चल रही है। परम सौभाग्य है उज्जैन का कि यहाँ के राजा जो इंद्रद्युम्न थे सतयुग में, उन्होंने पुरी में जाकर मंदिर बनाया और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी जी जब यहाँ आए तो उन्होंने इसका पुनरावर्तन किया कि जब वो वहाँ बना सकते हैं तो अपन इनको लेके आते हैं। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने की कहीं ना कहीं बातें आ रही है, किस प्रकार उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, वहाँ प्रस्तावित है उनका आना यहाँ पर और मुझे ज्ञात हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमेशा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी यहाँ आते हैं और जगन्नाथ यात्रा में तो खासकर उनका विशेष प्रेम रहता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और इन दिनों लगातार एसीबी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 5 जुलाई को भी एसीबी ने छत्तीसगढ़ के 2 जगहों पर 2 भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अधिकारी इनाम बेचकर आम लोगों को परेशान करते नजर आए। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां पर एक महिला थाना प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दहेज प्रताड़ना मामले में रिश्वत लेते रंगे हाथों महिला को थाना प्रभारी वेदवती दरियो को पकड़ा गया। बता दें, रायपुर महिला थाने की टीआई वेदवती दरियो को एसीबी ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना प्रभारी ने प्रार्थिया प्रीति बंजारे से पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद महिला के साथ 35,000 में सौदा हुआ। वहीं दूसरा जो मामला है वो धमतरी का है,
जहां नायब तहसीलदार क्षीरसागर बघेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पोडियाडी गांव में 85 डिसमिल जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। ये विवाद धमतरी तहसील कार्यालय में फैसले के लिए लंबित था। इधर एसीपी ने बताया कि दिलीप पुरी गोस्वामी का जमीन पर लंबे समय से कब्जा था। इस जमीन को आशीष गोयल नाम के व्यक्ति ने खरीदा था और इसके बाद से जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। धमतरी के नायब तहसीलदार क्षीरसागर बघेल ने इसी 85 डिसमिल जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए दिलीप पुरी गोस्वामी से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। पक्ष में आदेश करूंगा बोल के 1 लाख रुपया मेरे से रिश्वत मांगा क्षीरसागर बघेल नायब तहसीलदार। तो मैं उसको मनाया कि मैं किसान आदमी सर, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मेरी शक्ति नहीं है, तो मैं 50,000 दे सकता हूँ। और 50,000 लेकर आया, उसको किया और एंटी करप्शन में शिकायत किया था। आशीष गोयल के नाम से जमीन है और आशीष गोयल के नाम से जो रजिस्ट्री जमीन है उसको इसने ये झांसा दे करके पैसा मांग की थी कि मैं तुम्हारे नाम से इसको कर दूंगा। और इधर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म और बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल का अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित हुए ITCTA में टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म और साथ ही बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर एंड फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया। टूरिज्म बोर्ड को यह सम्मान राज्य के पर्यटन स्थलों को प्रचारित करने, वार्षिक उत्सवों, मेलों और साथ ही त्योहारों के दौरान पर्यटकों को विशेष पर्यटन प्रदान करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य पर सम्मानित किया गया। और अगली खबर मुरैना से है, जहां आपको बता दें कि मुरैना में पहाड़गढ़ गांव में बने पशु अस्पताल में महीनों से ताला लगा हुआ है। जी हां, आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर पदस्थ हैं, जो अपने मनमाने समय पर महीने में 1 या 2 बार ही 1-2 घंटे के लिए आते हैं। क्षेत्र में बीमार पशु का इलाज प्राइवेट डॉक्टरों से कराया जा रहा है। जब कोई कंप्यूटर नहीं हाथों में चाहते वो भी नहीं आता है, तुम 2-4 महीना से तो करे थे पनैया बात तैयार टाड़ा है। अच्छा, महीने से बंद दिए ऐसे ही यहाँ आते हैं लोग, इंतजार करते हैं और चले जाते हैं। सुनवाई नहीं है, कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आता है, कहते हैं मिलते ही नहीं है, वो पता ही नहीं कहाँ फरार रहे हैं। मेरे को यहाँ 4 दिन काम करते हो गए, 4 दिन में 10-12 दिन तो लौट गए, कोई आता ही नहीं हॉस्पिटल। मैं काम कर रहा हूँ जब से बंद ही है 4 दिन। और अगली खबर उमरिया से है। आपको बता दें, जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत से भड़के मानपुर के नायब तहसीलदार ने खुलेआम किसान के साथ अभद्रता की है। नामकरण आवेदन के पैसों की मांग से पीड़ित किसान ने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की थी। आपको बता दें, जिसमें नाराज होकर नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल ने किसान के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, किसान ने उन पर बंद कमरे में मारपीट करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में किसान अस्पताल में भर्ती है। वह इस पूरे मामले में बदसलूकी का जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल मानपुर तहसील में तैनात हैं। कहाँ है पुस्तक? देखो कहाँ है, तुम कह रहे थे बैग में रख मोबाइल झटके अरे साहब न फिर से निकल जाएगा के अंदर। क्या घटना हुई आपके साथ तहसील में? तहसीलदार मुझको मारा है, मेरा मोबाइल झटक कर शिकायत कटवाया है। कौन तहसीलदार? राघवेंद्र पटेल, ताला सर्किल के। अच्छा, कह के लिए मारे हैं आपको? पैर मेरे प्रकरण चलते थे और 5,000 रुपए के प्रति प्रकरण में पैसा मांगता था साहब, नहीं दिया तो। कौन मांगता था? तहसीलदार साहब? तहसीलदार और कैलाश बाबू जी। अच्छा, और मनोज तिवारी आ रहा है। अच्छा, और फिर मुझे अनुभागीय दंडित अधिकारी कार्यालय में घुमा करके मुझको इतना मारे तो के मारे। और आपको बता दें कि अब मॉनसून आ चुका है और ऐसे में होटलों में खाद्य पदार्थों को लेकर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार और कलेक्टर के निर्देश पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार
होटलों में छापेमारी कार्रवाई कर रहा है। छापेमार कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों और साफ सफाई की जांच की जा रही है। साथ ही कमी पाए जाने पर उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल त्योहारों के सीजन से पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को सभी होटलों की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। विभाग के अधिकारी नितेश मिश्रा ने कहा है कि रक्षाबंधन तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो खाने के तेल होटलों में प्रयोग हो रहे हैं उसका घनत्व बढ़ने के बाद भी वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज रामानुजगंज बस स्टैंड के समृद्धि होटल, सामंजस्य होटल को चेक किया गया, जिसमें समृद्धि होटल में आवश्यकता से अधिक घनत्व का तेल जलेबी के लिए प्रयोग हो रहा था और एक्सपायरी डेट के रंग से जलेबी बन रही थी। तो जलेबी का तेल, जलेबी का सैंपल और सरसों जो तेल का प्रयोग किया जाता है उसका नमूना लिया गया। अभी गोकुल होटल की जाँच की जा रही है और रामानुजगंज से सभी होटलों की जाँच की जा रही है और यह निरंतर समस्त तहसीलों में चलता रहेगा। और इधर डिंडोरी में एक बार फिर ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बिलगांव जलाशय को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जिसके किनारे जल निगम के ठेकेदारों ने पाइपलाइन का काम कराया था, जहां काम के नाम पर महज सिर्फ खानापूर्ति की गई, जिसके चलते सड़क किनारे आए दिन गाड़ियां फंस जाती हैं। बता दें जिससे ढोड़ा गांव के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आज ये जो गाड़ी फंसी हुई है 2 दिन से हो गए जाम की हुई, यहाँ से ना आदमी जा पा रहे ना मवेशी निकल पा रहे, उधर भी जाम इधर भी जाम, दोनों ओर से जाम है, ना ही इधर पे कोई आने जाने का। और कल ही प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि बिलगड़ा जलाशय का जल स्तर बढ़ते जा रही है, अलर्ट जारी किया गया था। अगर ऐसी जाम रहेगी और तुरंत कोई सेवा तत्काल में दी जाए कि बिलगड़ा बांध जानी है तो इंसान कैसे जाएगा। और इधर कांकेर की बात करते हैं, जहां नगर में बारिश और बाढ़ का पुराना नाता है। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, नगरवासियों और व्यापारियों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नगर के बीच से बहने वाली दूध नदी का पानी 3 बार नगर में घुस गया है, जिससे पूरा शहर बाढ़ का शिकार हो जाता है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में नगरवासियों और व्यापारियों की रात की नींद हराम हो रही है। हालांकि दूध नदी के पानी को रोकने के लिए साल 2023 में 36 करोड़ की लागत से रिटर्निंग वॉल का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो रिटर्निंग वॉल का काम है वो इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अभी भी 25% काम ही पूरा हो पाया है। और एक बार फिर मॉनसून आने के बाद नगरवासियों को बाढ़ का डर सताने लगा है। इस पर देखिए विस्तार की एक खास रिपोर्ट। शहर के दूध नदी में कई बार बाढ़ आ चुकी है। 2012 में दूध नदी में आई बाढ़ का पानी शहर के मेन रोड तक पहुंच गया और सड़क किनारे दुकानों में जा घुसा। इसके बाद 2016 में फिर बाढ़ आई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण मोटवानी ने कहा कि शहर में बाढ़ के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान होता है। बारिश के दिनों में दूध नदी का पानी नगर के अंदर घुसने का डर रहता है। नगर के सारे व्यापारी चिंतित रहते हैं कि कहीं फिर बाढ़ का दंश न झेलना पड़े। 2 से 3 बार आई बाढ़ से व्यापारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा था। तो हम चाहते हैं कि ये अगर वाल जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाता तो उससे हम लोग को बहुत कुछ राहत मिल जाती। इस बार भी बाढ़ का खतरा सता रहा है। हाँ बिल्कुल, इस बार भी रहेगा क्योंकि अभी तक तो निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं है। शहर के बीच से बहने वाली दूध नदी में अक्सर बरसात के मौसम में बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी शहर की मेन रोड किनारे दुकानों और बस्तियों के घरों में जाकर घुस जाता है। पानी शहर में घुसने से रोकने के लिए 2023 में दूध नदी तट में रिटर्निंग वॉल बनाने की योजना बनाई गई। रिटर्निंग वॉल का काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि 1 साल में 25% ही काम हो पाया, जबकि 1 साल में 50% काम पूरा हो जाना था। जिस गति से काम चल रहा है उसे देखते हुए निर्धारित समय मई 2025 तक काम पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। यानी आने वाले बारिश के 2 से 3 सीजन में शहर में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा बरकरार रहेगा। निर्माण 36 करोड़ 16 लाख की लागत से किया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड से लेकर भंडारी पारा तक दूध नदी तट में रिटर्निंग वॉल निर्माण के लिए कार्यादेश 16 मई 2023 को जारी हुआ और 2 साल यानी 16 मई 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कराना था। 1 साल बीत चुका है, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से चलने की वजह से कार्य 25% ही हो पाया है। अभी 2012 में विगत कांकेर में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद जो है फिर 2016 में भी बाढ़ आई
तो ये जो बाढ़ जो आ रही है अचानक से, उससे हमको काफी नुकसान हुआ। 2 बार ये हम बाढ़ को झेल चुके हैं और लाखों का नुकसान हुआ, और पूरा मिलाओगे तो करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन अभी ये देखेंगे कि अभी 1 साल हो गया, रिटर्निंग वॉल का काम प्रारंभ हुआ था और ये फिर से भी बारिश आ गई है। तो अब हमको जो है एक डर सताता है कि कहीं ना कहीं अगर फिर से पानी आ गया शहर में। वहीं पूरे मामले को लेकर कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर कहते हैं, हमने कार्य एजेंसी को निर्देशित किया है, कोशिश रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है। हमने सीएमओ और बाकी हमारे जो कार्य एजेंसी उसको भी निर्देशित किया है, प्रयास रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा काम वहाँ पे बचा है और वो उसको हम भी तत्काल गति से पूर्ण करेंगे। बता दें कि नगर के बीच बहने वाली दूध नदी अचानक से रौद्र रूप ले लेती है, जिसकी भनक तक नगरवासियों को नहीं लग पाती। इसका कारण नदी के ऊपरी हिस्से में वनांचल क्षेत्र रामाबेड़ा में भारी बारिश होना है। बहरहाल अफसरों के अपने तर्क है, लेकिन नगरवासियों को फिर एक बार बाढ़ का भय सताने लगा है। फिर एक बार जो है नगर वासियों को बाढ़ का भय सताने लगा है। व्यापारियों की जो है रात की नींद उड़ी हुई है कि कब जो है अचानक दूध नदी का जल स्तर बढ़ जाए और कब यहाँ बाढ़ आ जाए और वो बाढ़ का पानी नगर के अंदर घुस जाए। अब देखना ये होगा कि समय अवधि से पूर्ण जो है यहाँ काम हो पाता है कि नहीं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।